नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HFCL कंपनी की, जो कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो इस कंपनी को दोस्तों 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। तो हम उस न्यूज़ पर भी आएंगे और आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं और लास्ट में हम समझेंगे कि ये कंपनी निवेश के लिए कैसी है, क्योंकि इनको अभी 221 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स है, उनके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये कंपनी में निवेश करना चाहिए नहीं। तो आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम है। और कंपनी की अगर मैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात करूं तो कंपनी का मेन जो प्रोडक्शन रहता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का रहता है और टेलीकॉम इक्विपमेंट का रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और टेलीकॉम इक्विपमेंट में उनका अगर मैं बात करूं तो जैसे माइक्रोवेव रेडियोस है और फिर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टेलीकॉम पावर, बैटरी मैनेजमेंट और सोलर जैसी फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल जो है कंपनी का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में काफ़ी महत्व का रोल है। दोस्तों अभी वो न्यूज़ भी देख लेते हैं जिसकी वजह से कंपनी के जो शेयर प्राइस में वो 3% की उछाल देखने को हमें मिली थी। तो हम यहाँ न्यूज़ देख ही सकते हैं कि HFCL रोज 3.362 रुपीज 27.65 आफ्टर द कंपनी सेड इट हैज बैक्ड रुपीज 221 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन फॉर कानपुर मेट्रो एंड आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो इनको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से कानपुर मेट्रो के लिए और आगरा मेट्रो के लिए 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो विद इन 33 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो मतलब विद इन 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों इसी के चलते हमें 18 तारीख को इस शेयर के अंदर 3.3% की उछाल देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये तो हुई प्रोजेक्ट की बात, पर हम अभी कंपनी का पूरा एनालिसिस करने वाले और देखने वाले क्या इस कंपनी में आगे निवेश करने के लिए कैसा है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे। कंपनी का जो रेवेन्यू था 2017 में वो 2.25 करोड़ का था, वो बढ़ के 2020 में 3.86 करोड़ का हो गया। हालांकि हमें यहाँ पे रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है 2019 के कंपेयर में 20% का रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, पर प्रॉफिट में वही 3% की उछाल देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों कोविड के चलते कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पर हम अभी क्वार्टरली फिगर्स भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसे है। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो जून में 700 करोड़ था, वो और इंक्रीज होकर ये दिसंबर में जो हो गया वो अराउंड 1200 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं अगर कंपनी की नेट इनकम है वो जून में 21 करोड़ की थी और ये इंक्रीज होकर दिसंबर में हो गई है 82.24 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हमें क्वार्टरली फिगर्स में देखने को मिल रहा है ओवरऑल। दोस्तों कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 2016 से 2018 से लेकर अगर मैं 2000 यहाँ पे 20 तक देखूँ तो कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हो रहा है। वहीं कंपनी के जो रिजर्व्स है उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर डेट भी इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये क्या, अगर कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लेती है तो उनको डेट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो इसलिए उनका डेट भी इंक्रीज होता है। तो आप दोस्तों एक बार हमेशा चेक कर लेना कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है। तो आइए वो डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं कंपनी का वो कैसा है। तो ओवरऑल जो डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का वो 0.47 का है। तो मतलब कंपनी जो है अपना डेट आसानी से मैनेज कर सकती है। दोस्तों कंपनी के डेटर्स डे की बात करूं, मतलब कि कंपनी को कितने दिन में अपने डेटर से पेमेंट आता है, मतलब कि जिनको कंपनी माल सप्लाई करती है वहाँ से कितने दिन में पेमेंट आता है। तो ये एज ऑन मार्च 2020 है, ये 153 डेज में कंपनी को पेमेंट आता है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी को 150 दिन लग जाते हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, कंपनी के जो नेट कैश फ्लोस है वहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप नेट कैश फ्लो देखोगे कंपनी के तो ये ऑलमोस्ट हर साल ये नेगेटिव है। कोई भी साल, सिर्फ 2010 को अगर मैं बात करूं, 2010 और 2015 को छोड़ के सभी ईयर्स में कंपनी की जो नेट कैश फ्लोज है वो नेगेटिव रहे। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उस पर इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का, और कहीं ना कहीं कंपनी जो कैश फ्लोज है उस पर भी इम्पैक्ट आता है। इसलिए कंपनी के कैश फ्लो जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है कि वो पॉजिटिव आए हो।
तो अभी ये तो कंपनी के लिए एक कंसर्न वाली चीज़ है। और दोस्तों ये चीज़ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कंपनीज होती है उसमें हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, कंपनी के जो कैश फ्लोस है या फिर कंपनी जो डेटा जैसे उसमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों एक पॉजिटिव फैक्टर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग हुई है वो इंक्रीज हुई है। मतलब कि सितंबर में जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग थी ऑलमोस्ट 39.73% की थी, वो इंक्रीज होकर 42% हो गई है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है। तो ओवरऑल ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर्स कह सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। और हमने देखा कि ये कंपनी को 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में कंपनी के लिए मुझे लग रहा है कि ये ग्रोइंग फैक्टर हो सकता है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग हमने देखा कि कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 42% के आसपास की, पर वहीं अगर मैं प्लेज परसेंट देखूँ, मतलब प्रमोटर्स का कितना हिस्सा जो है प्रमोटर होल्डिंग का वो गिरवी है, तो 44.7% जो है प्लेस्ड है कंपनी के शेयर्स। तो ये बहुत ही मेजर कंसर्न वाली बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखने की है, अगर आप निवेश कर रहे हो तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रख लेना कि कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है वो 44.7% है। मतलब 44.7% के शेयर्स कंपनी के गिरवी है। और दूसरी जो चीज़ ये है कि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी का जो स्टॉक पी है, जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो वो 20.8 का है। वहीं इंडस्ट्री का जो पी है वो 21.3 का है। तो ये कहीं ना कहीं अपने फेयर वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स देख लेते हैं। कंपनी का एक ही पॉजिटिव फैक्टर दिख रहा है, वो ये है कि प्रमोटर्स से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं अगर मैं कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं तो कंपनी के पास कंटीजेंट लायबिलिटीज है, वो 1057 करोड़ की कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो प्लेस्ड है, 44% का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। और कंपनी के पास जो हाई डेटर्स डेज है 150, मतलब हमने देखा था कि 150 दिन के आसपास के कंपनी के पास पेमेंट आती है, उसकी वजह से कंपनी के नेट कैश फ्लोज में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है। तो अभी दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस कंपनी में हमने देखा कि काफ़ी सारे नेगेटिव फैक्टर्स है। पॉजिटिव फैक्टर एक दो ही है सिर्फ। एक तो ये कि 221 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, पर वो भी कंपनी को डेडलाइन दी है कि 3 साल के अंदर कंप्लीट करने का है। तो अभी प्रोजेक्ट मिला तो ऐसा तो है नहीं कि उसका इम्पेक्ट हमें अभी से ही देखने को मिलेगा। जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तब उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमें उसके फाइनेंशियल्स में इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों ये जैसे कंपनी है उसमें काफ़ी नेगेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि कंपनी प्रमोटर्स को प्लेस्ड है और जो डेटर्स डेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है। और मैं पर्सनली, अगर मैं पर्सनली मुझे निवेश करना होगा तो मैं निवेश नहीं करूँगा। मैं इसमें बचूंगा इस कंपनी में निवेश करने से, क्योंकि ये बहुत ही फैक्टर्स जो है काफ़ी रिस्की है। और शॉर्ट टर्म के लिए तो ये, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप निवेश करने से बचिए। इवन मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी सजेशन नहीं दूंगा आपको निवेश करने के लिए। तो बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना दोस्तों, और फिर ही आप डिसाइड करना कि आपको निवेश करना है या नहीं। और अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।